हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की। पिछली क्लास में हम लोगों ने डाटा के बारे में पढ़ा था और डाटा के टैबुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं कि डाटा का हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस किस तरह से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि डाटा का प्रेजेंटेशन हम या तो टैबुलेशन से कर सकते हैं, यानी टेबल बना करके, और या फिर हम विजुअल इमेजेस और डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो टैबुलेटेड डाटा है उसको हम डिफरेंट डायग्राम से या ग्राफ से प्रेजेंट करें। और ऐसा करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि एकदम इंस्टेंटली हम इमेज को देखकर डाटा की जो नेचर है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। यानी कि विजुअल टर्म में जब हमको अपना डाटा शो करना होता है तो हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम कुछ ज्योमेट्रिकल इमेजेस का यूज़ करते हैं, ग्राफ्स का यूज़ करते हैं और अपने डाटा को प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। और ये प्रेजेंटेशन से फ़ायदा ये होता है कि जो डाटा है इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है और उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत इजी होता है करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हमने यही बात की है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है। कोई ज्योमेट्रिकल इमेज है, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल इमेज, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, उसका अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डाटा को शो करने के लिए विजुअल फॉर्म में, तो उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और ये सबसे इजी भी है तरीका, इफ़ेक्टिव भी है अपने कंटेंट को शो करने के लिए। अगर हम कंटेंट को शो करना चाहते हैं तो ग्राफ की तरह से अगर शो करेंगे, डाटा को ग्राफ से शो करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा साफ लगता है, क्लियर लगता है और एक क्लियर पिक्चर इमेज हमारे सामने आती है। और हमेशा कहते भी हैं हम कि अ पिक्चर इज़ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। तो यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं कि बर्ड्स आई वाली चीज़ है कि बिल्कुल टू द पॉइंट हमें क्या चाहिए वो चीज़ें हमें इन चार्ट या डायग्राम से मिल जाती हैं। यानी कि अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहला चीज़ है कि कॉमन मैन भी अगर उस डायग्राम को देखेगा तो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। दूसरी बात है कि ईजी एंड क्विक वे है। अगर हम अपने डाटा को शो करना चाहते हैं, टेबल शो करेंगे, ठीक है, टेबल सिस्टमेटाइज होता है, ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन टेबल हमेशा डाटा के क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है। लेकिन डाटा को जब हमें प्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ डायग्राम या ग्राफ को ही यूज़ करते हैं और वो ईजी और क्विक वे है अपने डाटा को शो करने का। दूसरा ये है कि इमेज हमेशा हमारे माइंड में सेट हो जाती है, हमें याद रहती है। नंबर्स हम भूल सकते हैं लेकिन एक इमेज से आइडिया हमें हो जाता है कि हाँ, जो डाटा था वो किस तरह से किस तरह के नेचर को या किस तरह के ट्रेंड को शो कर रहा था। और दूसरा ये है कि एट अ ग्लांस हम कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर दो डाटाज़ हैं, उन दोनों डाटा का हमारे पास विजुअल इमेजेस हैं तो 1 मिनट में ही हम उन दोनों डाटा के डिफरेंस को जान सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि कॉमन मैन के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होता है, ईजी और क्विक वे है। दूसरा है कि मेमोराइज़ कर सकते हैं हम लॉन्ग टाइम तक और हम कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की। यानी कि अब अगर हमें विजुअल इमेज देना है, यानी कि ऐसी इमेज जिसको देखा जा सकता है, तो वो हम या तो डायग्राम्स में दे सकते हैं या हम ग्राफ्स के थ्रू। अब डायग्राम में बार डायग्राम और पाई चार्ट है और ग्राफ्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं जो कि हम लोग लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राफ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑगिव्स है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, और ये सारे के सारे ग्राफ्स पे ही बनाए जाते हैं, इसलिए हमने इनको ग्राफ्स में ही डाला है। तो हम डायग्राम्स की पहले बात करेंगे, बार डायग्राम और पाई चार्ट की। बार डायग्राम, जैसा कि आपको ये इमेज देख के पता चल रहा है कि ये वर्टिकल बार्स हैं, कलरफुल बार्स हैं, और ये कलरफुल बार्स जो है वो एक डाटा को शो कर रहे हैं। ये जो बार्स हैं ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल बार्स भी हैं। तो बार डायग्राम जब भी हमें बनाना हो, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या रखें और वाई एक्सिस पे क्या रखें, और अपने डाटा को हमें जैसे भी हॉरिजॉन्टल बार के थ्रू या वर्टिकल बार के थ्रू कैसे भी हम शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है। तो बार डायग्राम जो है
हमेशा जब हमारे को होल नंबर्स में डाटा होता है हमारा, यानी कंप्लीट डाटा होता है, होल नंबर में डाटा होता है, उस केस में हम बार डायग्राम को बनाते हैं। और दूसरा ये है जब डाटा हमारा कैटेगराइज्ड होता है, यानी कि कैटेगरी वाइज डाटा है। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डे के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है डाटा, तो हम इजीली इसके ऊपर बार डायग्राम शो बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें डाटा को कंपेयर करना बड़ा इजी हो जाता है। और ये बार डायग्राम हमेशा हम 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम 1 वेरिएबल के ही बार डायग्राम को बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि बार डायग्राम अगर आपको बनाना है तो वो बार डायग्राम कैसे बनेगा। तो बार डायग्राम बेसिकली क्या है, जब हम डाटा को बार के थ्रू शो करते हैं तो उसे बार डायग्राम कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा डाटा डेली प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स है, मंडे से लेकर संडे तक क्या प्रोडक्शन हुआ है। हमने एक्स एक्सिस में अपने डेज दिखा रखे हैं और वाई एक्सिस में हमने टीवी सेट्स के नंबर्स बता रखे हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हमें बनाना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम जो बार्स हैं अपने वर्टिकली बनाएंगे या हॉरिजॉन्टली बनाएंगे। उसके बाद हम जो बार्स हैं उनकी इक्वल विड्थ रखेंगे, ये हमें याद रखना होगा। और हम कोई भी साइड ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कोई भी कॉमन साइड ले सकते हैं। और जो लेंथ है, इन बार्स की जो लेंथ है, जितना ऊंचा बार जाएगा वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि अगर हम इस बार डायग्राम को देखें तो ट्यूसडे में सबसे ज़्यादा टीवी का प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि ट्यूसडे में सबसे हाईएस्ट बार जा रहा है। तो यानी हर एक बार उस कैटेगरी की हाईएस्ट वैल्यू को शो करता है, राइट। सो लेंथ जो है इट इंडिकेट्स द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी लेंथ ऑफ द बार जो है वो वैल्यू को शो करता है। जितनी लंबी बार होगी यानी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी। और इसीलिए ये एक बार में देख कर के पता लग गया हमें कि ट्यूसडे में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, फिर सैटरडे में उससे कम है, मंडे में उससे कम है, थर्सडे में उससे कम है। हमने यहाँ वैल्यूज़ नहीं देखी हैं, हमने यहाँ नंबर नहीं देखा है, सिर्फ बार देखने से ही हमें आइडिया हो गया है कि प्रोडक्शन किस दिन कितना ज़्यादा था। तो आइए, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि जनवरी टू अगस्त तक हमारे पास नंबर ऑफ बसेस का मैन्युफैक्चर कैसा हुआ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जनवरी से मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू हुई है, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मंथ ऑफ द ईयर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड ली हुई है। और इस तरह से कि बार डायग्राम से ये आइडिया लग रहा है हमें कि ये हाई होता जा रहा है, यानी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करते चले जा रहा है। तो अब देखिए, हमने ये बार डायग्राम बना लिया और इस सिर्फ एक इमेज ये हमें बता रही है कि प्रोडक्शन जो है हर मंथ में इंक्रीज़ ही हो रहा है। आप देखते हैं कि बार डायग्राम कितने टाइप के हो सकते हैं। बार डायग्राम सिंपल बार डायग्राम होता है। ये सिंपल बार डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसमें हम केवल एक सिंगल वेरिएबल को लेते हैं। सिंपल बार डायग्राम में सिर्फ एक वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल की जो मल्टीपल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ शो की जाती हैं। यानी जैसे हमने अभी प्रोडक्शन ऑफ टीवी देखा या प्रोडक्शन ऑफ बसेस देखा, तो वो एक ही वेरिएबल था और उनका हमने डिफरेंट मंथ में वैल्यूज़ शो करी हैं। मल्टीपल बार डायग्राम तब बनाया जाता है जब हम दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स को लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल कम है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दो वेरिएबल्स लिए गए हैं मल्टीपल बार चार्ट में और ये ईयर में दोनों का प्रोडक्शन दिखाया गया है। यानी 1991 में दोनों ही बार्स कितना प्रोडक्शन शो कर रहे हैं, यानी दोनों, यानी इंपोर्ट कितना है और एक्सपोर्ट कितना है। इस तरह से 1992 में 3 में इस तरह से ये दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंपैरिजन इजीली किया जा सकता है। इसको हम कंपाउंड बार डायग्राम भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जब हमें दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है तो हम मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। और यहाँ पर हमें सिंपल बार डायग्राम, जबकि हमें एक सिंगल वेरिएबल की डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज़ को शो करना होता है, तो हम सिंपल बार डायग्राम को बनाते हैं। याद हमें ये रखना होता है कि सिंपल बार डायग्राम में कि ये या तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बन सकते हैं, ये तो दोनों में ही बनाया जा सकते हैं, लेकिन याद ये रखना है कि जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये डिस्टेंस
जो है बिटवीन द बार्स जो है इट शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए, ये ना हो कि कम हो। अच्छा, इसमें डाटा अगर हमारा ब्रोकन डाटा भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर 1985 का डाटा, 86 का डाटा, 87 का नहीं है, 88 का है, तो हम यहाँ पर जो बार्स हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसी को ही बार में शो करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमने देखा टाइप्स ऑफ बार डायग्राम में सिंपल बार डायग्राम यानी सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू, और मल्टीपल बार डायग्राम यानी 2 और मोर वेरिएबल्स एंड डिफरेंट वैल्यूज़, राइट। उसके बाद हमने यहाँ देखते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड में अगर हम देखें कि इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम ऑल्सो, यानी कंपोनेंट मतलब एक बार में ही डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर हम पहले कॉम्पोजिशन ऑफ मीट ऑफ वेरियस एनिमल्स, राइट, तो अगर हम पहले देख रहे हैं अपना कि फ़ैट कितना है या कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये अगर हमें देखना है तो एक ही जो है हमारे बार में, जैसे फ़ैट का अगर हम देख लें इसमें तो किस किस का कितना कितना फ़ैट है, कितना परसेंट फ़ैट में कितना रैबिट का है, कितना लैम का है, कितना डियर का है, कितना चिकन का है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं एक ही कंपोनेंट के जब हमें डिफरेंट डिविजन्स दिखाने होते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम का मतलब होता है, यानी जब एक ही कॉमन एक ही वेरिएबल एक ही है लेकिन उस वेरिएबल को हमें डिफरेंट पार्ट्स में शो करना है तो हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाते हैं। और इसमें डाटा जो है हमारा परसेंटेज में जो है होता है। दूसरा है आपका परसेंटेज बार डायग्राम, इसमें हमें परसेंटेज तो शो करना है, इसमें परसेंटेज और सब डिवाइडेड में डिफरेंस ये है, सब डिवाइडेड में हम जो है जो कंपोनेंट है उसका एक बार में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उन कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए सब डिवाइडेड बनाते हैं, लेकिन परसेंटेज बार डायग्राम में हम परसेंटेज को शो करने के लिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम परसेंटेज लिखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह ही ये परसेंटेज बार डायग्राम होता है, बस डिफरेंस इतना है कि दोनों ही जो है सिंगल बार में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वेरिएबल की परसेंटेज को शो करना होता है, नहीं तो इनमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने सब डिवाइडेड में कंपोनेंट्स को शो किया हुआ है। तो आई होप आपको बार डायग्राम समझ में आया। बार डायग्राम हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास कैटेगराइज डाटा होता है, क्लासिफाइड डाटा होता है और एक वेरिएबल और मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ बनाया जा सकता है। अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं, वो है पाई चार्ट, राइट। जैसे कि पाई चार्ट आपको दिख रहा है, ये एक सर्कुलर शेप में बनाया जाता है और इसमें हमेशा परसेंटेज को शो किया जाता है, यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को एज अ होल माने तो उसके पार्ट्स को कितना कितना परसेंटेज हम 100% में से दे सकते हैं। ये आप आगे जाके समझ पाएंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सर्कल, ये एक ऐसा सर्कल होता है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू सेक्शंस और पोर्शन ऑफ अ सर्कल। यानी कि हम सिंपल टर्म्स में देखें कि हमारे घर की इनकम अगर है तो अगर हम इनकम हमारा एज अ होल है और इनकम को हमने अलग अलग हेड्स में डिवाइड किया हुआ है कि हम फूडिंग पे कितना करते हैं, क्लोथिंग पे कितना करते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन में कितना करते हैं, फीस में कितना स्पेंड करते हैं, यानी पूरे टोटल ओवरऑल क्या है, होल एज अ होल क्या है, इनकम। और इनकम को हमने डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जब हम किसी जो डाटा को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ और डिस्क्राइब करते हैं कि पाई चार्ट का कहाँ कहाँ यूज़ करना है। जब हमको डाटा जो है परसेंटेज में अगर दे रखा है, मान लीजिए परसेंटेज में दे रखा है या हम परसेंटेज में शो करना चाहते हैं, दोनों ही केस में हम लोग पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एकदम क्लियर विजिबल इमेज दे देता है कि अगर 100% है तो 75% अगर हमने फूड में किया है और 10% हमने 10%, 5% हमने क्लोथिंग में या ट्रांसपोर्टेशन इस सब में किया है, तो साफ पता चल रहा है कि 75% हमने फूड पे ही स्पेंड किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये एक एकदम इमेज आ जाती है कि हमने कितना स्पेंड
किया है फूड में, ज़्यादा किया है, मतलब एकदम से दिखता है। तो दूसरा है इसमें कि व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वेरिएबल आर टू बी डिस्प्लेड, यानी जब हम एक ही वेरिएबल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो करना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं, आप हमेशा आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर का जब भी डायग्राम होता है, एयर के कंपोनेंट्स की जब बात हो रही होती है, हमेशा उसमें पाई चार्ट ही शो किया जाता है, क्योंकि एयर एक एज अ होल कंपोनेंट मान रहे हैं हम, एज अ होल मान रहे हैं, और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की कौन कौन से उसमें जो है गैसेस पाई जाती हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन से एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, या इस तरह से हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द डाटा आर टू बी कंपेयर्ड नॉर्मली, एकदम नॉर्मल एक झलक में देखकर हमें कंपेयर करना है, तो हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। तो यानी पहली बात परसेंटेज में डाटा होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम एक ही वेरिएबल को के डिफरेंट एस्पेक्ट को शो करना चाहते हैं तो हम पाई चार्ट बनाएंगे। और तीसरा ये है, जब हमें एक नॉर्मल कंपैरिजन करना है तो हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो इसमें स्टेप्स देख लेते हैं कि अगर हमें एक पाई चार्ट बनाना है तो कैसे कैसे बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने के लिए जो है हमें हर एक जो कैटेगरी है उसकी जो परसेंटेज है वो लिखनी होगी, और अगर परसेंटेज में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें उसकी परसेंटेज निकालनी होगी, राइट। उसके बाद हमें 360 डिग्री के एंगल्स, 360 डिग्री क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सर्कल जो है उसका एंगल 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल को में एंगल्स बना करके एक कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं, उसके सेक्टर्स डिसाइड करते हैं, राइट। इसको अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ बस आपको बात ये समझनी है कि आपके पास परसेंटेज होना चाहिए, डाटा अगर है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, और अगर परसेंटेज है तो आपको सीधा ही डिग्री बनानी होगी और वो परसेंटेज वहाँ मेंशन करनी होगी। तो दूसरी बात इसमें आ जाती है कि इसमें हम फिर डिग्रीज बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं, और एक जो रेडियस के, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उसकी वैल्यूज़ वहाँ पर डिफाइन हो जाती हैं। आइए इसको हम देखते हैं कि कैसे बनाना है। मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे सामने कि नंबर ऑफ़ आवर्स स्पेंड बाय अ स्कूल स्टूडेंट ऑन वेरियस एक्टिविटी। एक बच्चा है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, और कितने घंटे, वो 24 घंटे टोटल दिन में होते हैं, तो कितने कितने घंटे कहाँ कहाँ पर स्पेंड करता है। अब इसका अगर हमें चार्ट बनाना है, क्योंकि ओवरऑल क्या है, एज अ होल क्या है, आवर्स, 24 आवर्स, वो 100% 24 आवर्स हो गया, नहीं टोटल 24 हैं आवर्स, यानी पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, यानी 100% हो गए। अब उस 100% को वो कैसे कैसे डिवाइड करता है, या हम इसमें परसेंटेज पहले भी निकाल सकते हैं, यानी 8/24 इंटू 100 कर सकते हैं, या फिर हम पहले डिग्री निकाल लें, उसके बाद उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, तो बात एक ही है। तो देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने, यानी कि ये जो हमने दिया है स्लीप, स्कूल, प्ले, होम, अदर, तो ये आवर्स हैं, ये सारे आवर्स मिलाकर टोटल 24 होते हैं। इसको पाई चार्ट कैसे बनाया जाएगा, अब आप ये देख लीजिए, ये उसकी एक्टिविटी हो गई बच्चे की, स्लीप, स्कूल, प्ले, है ना, और ये उसके डिफरेंट आवर्स हो गए, राइट। अब उसके हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल्स बना लिए। एंगल्स कैसे बनाएंगे, 24 में से 8 आवर्स, 8/24 इंटू 360, तो ये आ जाता है, क्योंकि टोटल 24 है, 24 को हमें बांटना है 8, 6, 3, 3, 4, 24। लेकिन अभी हमें कैसे पता चलेगा कि एक सर्कल में कहाँ पर लाइन करेंगे तो 8 हो जाएगा, कहाँ लाइन खींचेंगे तो 6 वाला पोर्शन आ जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, डी की हेल्प से एंगल्स बनाने होंगे। लेकिन कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये देखने के लिए आपको यहाँ देखना होगा कि जैसे पहले वाले का डाटा है कि 24 में से 8 घंटे, यानी 8/24 इंटू 360, इस तरह से हम करेंगे। 360 डिग्री पूरा सर्कल होता है हमारा, ये इसको बांटना है, तो इंटू 360 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। दूसरा है स्कूल का, स्कूल में हमने देखा 6 घंटे लगाता है वो, यानी 24 में से 6 घंटे, तो 6/24 इंटू 360, ये आ गया आपका 90 डिग्री। इस तरह से डिफरेंट डिग्रीज हमने निकाल ली। फिर हम ये जो डिग्री निकालने के बाद अब हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि 24 में से कितना परसेंट बच्चा 8 जो है वो कितना परसेंटेज आएगा। तो यानी यहाँ हमने क्या किया, 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज आ गई। दूसरी डिग्री थी 90/360 इंटू 100। इस तरह से हम 360 में से जितनी भी डिग्रियाँ आई हैं उनका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते थे
कि हम यहाँ पर पहले परसेंटेज निकालते हैं, यानी 8/24 इंटू 100 करते हैं, राइट। फिर जो भी आवर्स आते हैं उसको हम उतने आवर्स को हम 360 डिग्री से उतना परसेंटेज, हम 360 का उतना परसेंटेज निकालते तो वो डिग्री आ जाती हमारी। तो आई होप आपको समझ में आया है कि ये हमने किस तरह से निकाला है। और यहाँ पर जब डिग्री आ गई 120, मान लीजिए बच्चे का स्लीप का आ जाता है 120, तो हम क्या करेंगे फिर कि एक बेस लाइन बनाएंगे, एक रेडियस बनाएंगे और उस रेडियस पे डी रखेंगे। डी को रखकर हमने देखिए 120 डिग्री का एक एंगल बनाया है स्लीप का, राइट। तो ये हमारा हो गया 33.33%, राइट। उसके बाद हमने दूसरा निकाला है, वो हमारा है 90 डिग्री का, यानी जो लाइन स्लीप की आई उसकी नेक्स्ट लाइन से ही, मतलब उसकी लाइन को बेस बनाते हुए हम फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने देखिए स्कूल का 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये 25% टाइम को शो कर रहा है। इस तरह से प्ले का निकाला 45 डिग्री, यानी एक एक एंगल बनाते जाएंगे और पिछले एंगल की लाइन को बेस बनाकर अगला एंगल बना लेंगे। फिर एक एंगल बनाएंगे, उसी एंगल की पिछले एंगल की लाइन को बेस बना के अगला एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें एंगल्स बनाते चले जाते हैं। एक लाइन बना के फिर जो अगली लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरा एंगल दूसरी लाइन पे बेस बना के फिर अगली लाइन, फिर उस लाइन पर बेस बना के अगली लाइन, फिर बेस बना के अगली लाइन। इस तरह से हम लोग ये सारी डिग्रीज हमने कर ली। तो ये 360 डिग्री को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये आप देख लीजिए, ये सारी डिग्रीज को अगर हम टोटल करें 360 आता है और इसी तरह से ये परसेंटेज को अगर हम टोटल करें तो ये 100% आता है। यानी कि अगर ये पाई चार्ट हमारे सामने होगा तो हमें ये देख के साफ पता लग रहा है कि बच्चा जो ब्लू पोर्शन है वो स्लीप का है, कि मैक्सिमम टाइम बच्चा स्लीप करता है और स्लीप से कम समय फिर वो देता है स्कूल को, उससे कम समय देता है वो बाकी कामों को, और घर प्ले और होम के लिए वो इक्वल टाइम दे रहा है। यानी एक पाई चार्ट से हमें आइडिया हो गया कि ओवरऑल उसका टाइम जो है किस तरह से स्पेंड होता है, राइट। तो ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ग्राफ्स का। तो आज हमने देखा डायग्राम्स कौन कौन से बन सकते हैं, बार डायग्राम और पाई चार्ट। नेक्स्ट अब हम करेंगे ग्राफ्स।